क्या डीएनए के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है? जैसे हमारे फ़ोन के अंदर मेमोरी होती है, उस मेमोरी के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही क्या हम डीएनए के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ, डीएनए के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, 1 ग्राम डीएनए के अंदर हम 21.5 करोड़ जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपने सही सुना, 21.5 करोड़ जीबी डेटा। एक बार आप ये वाली न्यूज़ पढ़िए, साइंटिस्ट टर्न डीएनए इनटू मेमोरी डिवाइस। वैज्ञानिकों ने डीएनए को मेमोरी में बदल दिया, जो कि 100 गुना कम बिजली खर्च करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस खबर को गहराई से बताऊंगा, इसके पीछे का विज्ञान बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डीएनए होता कहाँ पर है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिका होती है। कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। देख सकते हो, यह है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है इसके अंदर? डीएनए। ये रहा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डीएनए के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकेनिस्ट्स ने एक अनोखा मेमोरी डिवाइस तैयार किया है। इसमें सिंथेटिक डीएनए को सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ जोड़ा गया है। ये डेटा स्टोर और प्रोसेस एक ही जगह पर कर सकता है और ये 100 गुना कम बिजली खर्च करता है। फिर से सुनिए। सेकेनिस्ट्स ने एक अनोखा मेमोरी डिवाइस तैयार किया है। इसमें सिंथेटिक डीएनए को सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ जोड़ा गया है। ये डेटा स्टोर और प्रोसेस एक ही जगह पर कर सकता है और ये 100 गुना कम बिजली खर्च करता है। ये डिवाइस मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है। जहां डेटा स्टोर होता है, गणना भी वहीं हो जाती है। इसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग कहा जाता है। फिर से सुनिए। ये डिवाइस मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है। जहां डेटा स्टोर होता है, गणना भी वहीं हो जाती है। इसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग कहा जाता है। डेटा को बार बार मेमोरी से प्रोसेसर में लाना और वापस ले जाना पड़ता है। इसमें समय और लगभग 60 से 80% ऊर्जा बर्बाद होती है। तो चलिए जान लेते हैं असल में खोज हुई क्या है। वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक डीएनए को पारंपरिक सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ जोड़कर एक ऐसा मेमोरी डिवाइस तैयार किया है जो सामान्य सिलिकॉन मेमोरी चिप्स के मुकाबले 100 गुना कम बिजली खर्च करता है। इसके अलावा डेटा को स्टोर करने के साथ साथ प्रोसेस भी उसी जगह कर सकता है। सुना आपने? डेटा को स्टोर करने के साथ साथ प्रोसेस भी उसी जगह कर सकता है। पहले हम क्या करते थे? डेटा को स्टोर एक जगह करते थे और उसको प्रोसेस दूसरे जगह करते थे। लेकिन इस बार हम डेटा को उसी जगह प्रोसेस करेंगे जहां पर हम उसको स्टोर कर रहे हैं। आगे चलें? तो चलिए अब इसके पीछे का विज्ञान जान लेते हैं। सबसे पहले आप पूछोगे कि डीएनए को ही क्यों चुना गया? डीएनए की एक खास बात होती है। 1 ग्राम डीएनए के अंदर हम 21.5 करोड़ जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं। सुना आपने? जो कि 215 पेटाबाइट होता है। इतना ज़्यादा डेटा हम केवल 1 ग्राम डीएनए में स्टोर कर सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आगे देखिए, डीएनए अणु, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी विद्युत आवेश और रासायनिक वातावरण के प्रति बहुत संवेदनशील और स्थिर होते हैं। ये बात तो आपको भी पता है। पारंपरिक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में बिजली के प्रवाह को 0 और 1 के रूप में नियंत्रित करने के लिए काफ़ी वोल्टेज और करंट की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों ने जो ये हाइब्रिड चिप बनाई है, ये काम कैसे करती है, चलिए अब जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शोधकर्ताओं ने सेमीकंडक्टर सामग्री की सतह पर सिंथेटिक डीएनए स्ट्रैंड्स, लड़ियों की एक बेहद पतली परत लगाई। जब डिवाइस पर बहुत हल्का वोल्टेज लगाया जाता है तो डीएनए अणु इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को फंसाकर या रिलीज करके डिवाइस के विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को बदल देते हैं। जैसे ही प्रतिरोध बदलता है, डिवाइस उस अवस्था स्टेट को याद रखता है, भले ही बिजली बंद कर दी जाए। कम प्रतिरोध
शून्य, क्योंकि यह बदलाव आणविक मॉलिक्यूलर स्तर पर होता है, इसलिए अवस्था बदलने में बहुत मामूली ऊर्जा की खपत होती है, जिससे यह 100 गुना कम पावर में काम करता है। तो चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। शोधकर्ताओं ने सेमीकंडक्टर सामग्री की सतह पर सिंथेटिक डीएनए स्ट्रैंड्स की एक बेहद पतली परत लगाई। बाद में क्या किया देखते हैं। जब डिवाइस पर बहुत हल्का वोल्टेज लगाया जाता है तो डीएनए अणु इलेक्ट्रॉन को फंसाकर या मुक्त करके डिवाइस के विद्युत प्रतिरोध को बदल देते हैं। अगला पॉइंट है, जैसे ही प्रतिरोध बदलता है डिवाइस उस अवस्था को याद रखता है। भले ही बिजली बंद कर दी जाए, कम प्रतिरोध का मतलब होता है 1 और उच्च प्रतिरोध का मतलब होता है 0। फिर से सुनिए, कम प्रतिरोध का मतलब होता है 1 और उच्च प्रतिरोध का मतलब होता है 0। क्योंकि यह बदलाव आणविक यानी मोलिकुलर स्तर पर होता है, इसलिए अवस्था बदलने में बहुत मामूली ऊर्जा खपत होती है। अब हम जानेंगे कि इन मेमोरी कंप्यूटिंग क्या होती है। पारंपरिक कंप्यूटर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो पारंपरिक कंप्यूटर है उसमें क्या खामी है। डेटा को बार बार मेमोरी से प्रोसेसर में लाना और वापस ले जाना पड़ता है। इसमें समय और लगभग 60 से 80% ऊर्जा बर्बाद होती है। आपने अभी जाना कि डेटा को बार बार मेमोरी से प्रोसेसर तक लेके जाना काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा खपत करने वाला होता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। डेटा को मेमोरी से प्रोसेसर तक ले जाने में और लाने में ही 60 से 80% ऊर्जा बर्बाद हो जा रही है। तो वैज्ञानिकों ने समाधान क्या निकाला? यह डिवाइस मानव मस्तिष्क की तरह काम करती है। जहाँ डेटा स्टोर होता है, कंप्यूटिंग भी वहीं होती है, यानी गणना भी वहीं होती है। इसे हम न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग कहते हैं। ये डिवाइस मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है। जहां डेटा स्टोर होता है, गणना भी वहीं हो जाती है। इसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग कहा जाता है। चलिए अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। पारंपरिक सिलिकॉन मेमोरी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करती है, बल्कि डीएनए सेमीकंडक्टर मेमोरी 100 गुना कम पावर खर्च करती है। ये डेटा ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि डेटा बस के कारण रुकावट आती है। इसमें डेटा लेटेंसी 0 के बराबर होती है, क्योंकि एक ही जगह प्रोसेसिंग भी हो जाती है। अगला पॉइंट है आर्किटेक्चर। पारंपरिक सिलिकॉन मेमोरी में अलग अलग सीपीयू और रैम होते हैं, बल्कि डीएनए सेमीकंडक्टर मेमोरी में मानव मस्तिष्क जैसा न्यूरोमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है। अगला पॉइंट है हीट जनरेशन। पारंपरिक सिलिकॉन मेमोरी को ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा कूलिंग की आवश्यकता होती है, बल्कि डीएनए सेमीकंडक्टर मेमोरी बहुत ही कम गर्म होती है। अब हम जानेंगे कि भविष्य में इसका क्या असर होगा। पहला पॉइंट है एआई और डेटा सेंटर्स की ऊर्जा समस्या का समाधान। आज एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए। ऐसी चिप्स डेटा सेंटर्स की बिजली की मांग को बहुत कम कर सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट है स्मार्ट एज डिवाइसेस। आपकी स्मार्ट वॉच, फ़ोन और मेडिकल इम्प्लांट्स बिना भारी बैटरी के सीधे ऑन डिवाइस एआई प्रोसेस कर सकेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगला पॉइंट है बायो कंप्यूटिंग और मेडिकल साइंस। मानव शरीर के भीतर ऐसे सेंसर्स और बायोचिप्स लगाए जा सकेंगे जो हमारे आंतरिक जैविक संकेतों से ही पावर लेकर काम करेंगे। निष्कर्ष, यह तकनीक भविष्य के कंप्यूटिंग जगत को सिलिकॉन के भौतिक सीमाओं से निकालकर बायो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए युग में ले जाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डीएनए के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। यहाँ पर देखिए, ये है क्रोमोसोम। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमीर। इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। ये जो आर्म्स दिख रही हैं, जैसे हमारे हाथ होते हैं ना, वैसे ही इसके भी हाथ होते हैं। इनको बोलते हैं क्रोमोसोम आर्म्स। आगे मैं आपको डीएनए और जीन के भी बारे में बताऊंगा। डीएनए और जीन में क्या अंतर होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये है क्रोमोसोम और ये है
डीएनए। यहाँ पे मेरे पास एक किताब है। सोचिए कि ये किताब डीएनए है। इस किताब के अंदर बहुत सारे पेज हैं। ये सारे के सारे पेज जीन है। क्या है? जीन। एक बार फिर से सुनिए, ये किताब क्या है? डीएनए। और इस किताब के अंदर जितने भी पेज है ये क्या है? जीन। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ए जीन इज ए सेक्शन ऑफ डीएनए। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड गिव्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग ए प्रोटीन। आपकी बॉडी को प्रोटीन बनाने के लिए आदेश भी यही देता है। आगे चले, यहाँ पे देखिए, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। ए का टी के साथ पेयर होता है और जी का सी के साथ। ए का मतलब होता है एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन, जी का मतलब गुआनिन और सी का मतलब होता है साइटोसिन। डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होती है। डीएनए की बैकबोन सुगर फॉस्फेट से बनी होती है। डीएनए की बैकबोन सुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। ध्यान रखिएगा, ए और टी इनके बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सारे के सारे बॉन्ड कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए डीएनए से रिलेटेड थोड़े सवाल कर लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा सवाल है, डीएनए किस प्रकार का बायोमोलिक्यूल है? तो इसका जवाब होगा ये एक न्यूक्लिक एसिड है। अगला सवाल है, डीएनए की मूल निर्माण इकाई यानी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, डीएनए की बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है नाइट्रोजन बेस, दूसरा है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। चलिए आगे हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है न्यूक्लियोसाइड और ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस होता है और शुगर होता है, बल्कि न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड होता है, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शर्करा पाई जाती है। अगला सवाल है, डीएनए में कुल कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 तरीके के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये सवाल भी एग्जाम में आता है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? यहाँ पे देखिए, ये है डीएनए और ये है आरएनए। होता क्या है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, इसकी जगह पर क्या होता है? यूरेसिल। सवाल 19 और सवाल 20 ये भी आपको जानना जरूरी है। डीएनए की बैकबोन किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? मैंने बताया था शुरुआत में, सुगर फॉस्फेट से। अगला सवाल है, डीएनए अणु पर कौन सा विद्युत आवेश होता है? तो ध्यान रखिएगा, डीएनए अणु पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप की उपस्थिति के कारण डीएनए पर इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव होता है। ये कितनी कम पावर खर्च करती है? तो 100 गुना कम पावर खर्च करती है नॉर्मल सेमीकंडक्टर की तुलना में। अगला सवाल है, इसके अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं? सिंथेटिक डीएनए और सेमीकंडक्टर। चौथा सवाल है, व्हाट कंप्यूटिंग बोटलनेक डज दिस डिवाइस ओवरकम बाय स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा इन द सेम लोकेशन? तो इसका आंसर होगा द वॉन न्यूमैन बोटलनेक। पांचवा सवाल है, विच बायोलॉजिकल ऑर्गेन आर्किटेक्चर डज दिस इन मेमोरी कंप्यूटिंग मिमिक? यानी ये किस चीज़ की नकल करती है? तो ये हमारे दिमाग की नकल करती है। अगला सवाल है, हाउ डज सिंथेटिक डीएनए हेल्प स्टोर डेटा इन सेमीकंडक्टर डिवाइस? तो इसका जवाब होगा बाय ट्रैपिंग एंड रिलीजिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट द मोलिकुलर लेवल टू चेंज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। सातवां सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बिहेवियर डज दिस मेमोरी डिवाइस एग्जिबिट? तो इसका आंसर होगा मेमोरिस्टर। आठवां सवाल है, विच मेजर मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल फील्ड स्टैंड्स टू बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम कंप्यूटिंग? तो इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए अब इस रिसर्च को एक कहानी के रूप में समझ लेते हैं। यह कहानी है टेक्नोलॉजी की। दुनिया में आए एक बड़े संकट और 2 अलग अलग दुनिया के दिग्गजों के मिलने की। इसमें किरदार है
सिलिकॉन भैया, जो कि दुनिया भर के कंप्यूटर फ़ोन और प्रोसेसर के पुराने बेताज बादशाह हैं। डीएनए जी प्रकृति की सबसे पुरानी और सबसे बुद्धिमान डेटा बैंक है। तीसरा कौन है? वैज्ञानिक, वो मैचमेकर जिन्होंने दोनों की ताकत पहचानी। पहला सीन है सिलिकॉन भैया की थकान और जाम की समस्या। सिलिकॉन भैया सालों से दुनिया के हर फोन और कंप्यूटर की जान बने हुए थे, लेकिन आज के दौर में जब एआई और डेटा का सैलाब आया तो सिलिकॉन भैया हाँफने लगे। उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी उनका काम करने का तरीका, जिसे विज्ञान की दुनिया में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं। सिलिकॉन के घर में कमरा नंबर 1 यानी मेमोरी में फाइल रखी थी और कमरा 2 यानी प्रोसेसर में हिसाब किताब होता था। कमरा नंबर 1 में क्या रखी थी? मेमोरी, और कमरा नंबर 2 में प्रोसेसर, जहाँ पे हिसाब किताब होता था। आगे देखिए, हर छोटे से जोड़ घटाव के लिए सिलिकॉन भैया को फाइल लेकर गलियारे में दौड़ना पड़ता था। बार बार दौड़ने से भयंकर ट्रैफिक जाम लग जाता था, बहुत सारी बिजली खर्च होती और सिलिकॉन भैया तपकर गर्म हो जाते थे। सिलिकॉन भैया ने परेशान होकर वैज्ञानिकों से कहा, अगर यही हाल रहा तो दुनिया भर के एआई और डेटा सेंटर्स पूरी दुनिया की बिजली पी जाएंगे। मुझे कोई ऐसा साथी चाहिए जो काम आसान कर दे। दृश्य 2। अगला सीन है डीएनए जी की एंट्री। वैज्ञानिकों की नज़र पड़ी जीव विज्ञान की दुनिया की रानी डीएनए पर। वैज्ञानिकों ने देखा कि इंसान का दिमाग चुटकी भर ऊर्जा में दुनिया भर की जटिल सोच और यादें संभाल लेता है। डीएनए की खासियत यह थी कि वह खरबों पेटाबाइट डेटा को एक छोटी सी बूंद में समेट सकती थी और बिना थके, बिना गर्म हुए आणविक स्तर पर काम कर सकते थे। वैज्ञानिकों के दिमाग की बत्ती जली। क्यों न हम लैब में एक सिंथेटिक डीएनए बनाएं और उसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की चिप पर बैठा दें। वैज्ञानिकों ने सेमीकंडक्टर की सतह पर सिंथेटिक डीएनए की एक बेहद महीन चादर बिछा दी। जैसे ही हल्का सा वोल्टेज दिया, एक जादू हुआ। डीएनए के अणुओं ने नन्हे गेटकीपर की तरह काम करना शुरू किया। उन्होंने हल्के से करंट पर इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया और छोड़ दिया। इससे चिप का विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंस बदल गया और बिना किसी बड़ी बैटरी की ताकत के डेटा वहीं 0 और 1 के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सबसे कमाल की बात यह है कि अब फाइल को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जहां डेटा स्टोर था, हिसाब किताब भी उसी जगह हो गया। इस अनोखी जुगलबंदी ने तकनीक की दुनिया में क्रांति ला दी। पहला पॉइंट, 100 गुना कम बिजली। जो काम पहले 100 वाट में होता था, अब सिर्फ 1 वाट में होने लगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। नो हीटिंग, नो लेग। ट्रैफिक जाम खत्म हो गया क्योंकि दौड़ भाग खत्म हो गई। तीसरा पॉइंट है इंसानी दिमाग जैसी चिप। चिप ने इंसानी न्यूरॉन की तरह सोचना और याद रखना सीख लिया। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि न्यूरॉन क्या होता है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक पेड़ हो। ये पेड़ की जड़ें और ये पेड़ की शाखाएं। ध्यान रखिएगा, इसकी शाखाओं को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये होती है सेल बॉडी। इसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पाइप दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन पर क्या होता है? माइलिन शीथ। ये क्या है? माइलिन शीथ। इसमें जो ये बीच में है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। सबसे लास्ट का जो ये पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। डेंड्राइट रिसीव्स इम्पल्सेस, यानी डेंड्राइट इम्पल्सेस को रिसीव करता है। द एक्सोन कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये होता है न्यूरॉन। आई होप आज की ये रिसर्च आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।